नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी गौतम अदानी पर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक मचे घमासान की, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की, देखेंगे यूपी में क्यों हो रही है उपचुनाव रद्द करने की मांग, वक्फ पर बनी जेपीसी के सदस्यों ने क्या की मांग, जानेंगे हाईकोर्ट ने ईडी को क्यों भेजा समन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया वारंट। पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ भी जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। दिल्ली सरकार का फैसला, पटाखों के निर्माण, भंडारण और फोड़ने पर पूरी तरह से बैन। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों के पूर्ण बैन पर फैसला देने के दिए थे निर्देश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए 6 नेताओं को दिया टिकट। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 422 अंकों की गिरावट के साथ 77,155 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 168 अंकों की गिरावट के साथ 23,349 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार गौतम अदानी बड़ा मुद्दा बन गए थे और चुनाव के बाद भी अदानी देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो क्यों अदानी की बढ़ती दिख रही है मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। ये पूरा मामला अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। इसकी सुनवाई में गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। अदानी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। इन आरोपों को लेकर अदानी ग्रुप की सफाई भी सामने आई है। ग्रुप की तरफ से जारी बयान में आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में अदानी, सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और पीएम मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब मोदी सरकार अदानी पर कार्रवाई करेगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आई इस खबर ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अदानी पर देश की राजनीति में घमासान मच गया है। विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। वैसे विधानसभा चुनाव में अदानी के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद क्या है रुझान, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। जहां महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 65.11% वोट पड़े, तो वहीं झारखंड में 69% मतदाताओं ने मतदान किया। झारखंड में 2% तो महाराष्ट्र में 4% ज्यादा मतदान 2019 की तुलना में हुआ है। अब ये वोट किसके पक्ष में गया,
ये 23 नवंबर को नतीजों में सामने आएगा, लेकिन इससे पहले तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में एग्जिट पोल बटे हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र में 6 एग्जिट पोल महायुति की सरकार बना रहे हैं, तो 2 में एमवीए की सरकार बन रही है। 2 एग्जिट पोल हंग असेंबली बता रहे हैं। वहीं झारखंड में मामला 50-50 बताया जा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वैसे भी लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। ऐसे में राजनीतिक दलों को भी एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वोटिंग के बाद एमवीए की तरफ से मुंब्रा कलवा विधानसभा से शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आहवार ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। एमवीए को कम से कम 160 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, उस आधार पर राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। सीएम महाविकास अघाड़ी का ही होगा। तो दूसरी तरफ झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की जीत का अनुमान जताया गया है। वैसे बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए गए हैं। अब नतीजों का इंतजार है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हुआ। लेकिन वोटिंग के दिन हुई जबरदस्त हिंसा के बाद अब सपा ने चुनाव आयोग से फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जिससे चुनाव आयोग के साथ योगी सरकार भी आई निशाने पर? देखिए ये रिपोर्ट। 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हुआ, लेकिन वोटिंग के दौरान हुआ बवाल अभी भी बना हुआ है। मतदान के दौरान लगातार मतदाता ये शिकायत करते नजर आए कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा और पुलिस उनके साथ सख्ती से नजर आ रही है। इस बीच कानपुर में सीसामऊ उपचुनाव के बाद सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ है। गल्ला मंडी जहां ईवीएम जमा की गई, वहां का सीसीटीवी बंद हो गया। इसके बाद सपा नेताओं ने डीएम से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से इसकी शिकायत की। शिकायत के करीब 1.5 घंटे बाद सीसीटीवी शुरू हुआ। उधर सपा मीडिया सेल ने बंद सीसीटीवी का वीडियो शेयर कर लिखा, भाजपा सत्ता के इशारे पर किसी प्रकार की बेईमानी करवाने के फिराक में है। जब वोटर्स को पुलिस के दम पर रोक नहीं पाए तो अब ईवीएम के जरिए से खेल करना चाहती है भाजपा और चुनाव आयोग। तो वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का बर्ताव 20 नवंबर को पुलिस ने खासकर मीरापुर, कुंद्रकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जाति तो हर जगह हुई, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। मीरापुर, कुंद्रकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। बता दें कि 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर मतदान हुए। इस बीच यूपी की सीसामऊ, कुंद्रकी और मीरापुर सीट पर हिंसा देखी गई। मतदाता लगातार पुलिस पर मतदान करने से रोकने के आरोप लगाते रहे और अब सपा की तरफ से इन 3 सीटों पर चुनाव दोबारा कराने की मांग की गई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग आखिर इस पर क्या एक्शन लेता है। सपा की तरफ से चुनाव रद्द कराने की मांग की गई है। सवाल चुनाव आयोग और प्रशासन पर उठ रहे हैं, तो सवालों में वक्फ के लिए बनाई गई जेपीसी भी आ गई है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जेपीसी की आखिरी बैठक हो गई है। कुछ ही दिन में मसौदा रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। इसे लेकर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए। तो क्या है विपक्षी सदस्यों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की आखिरी बैठक भी हो गई। जेपीसी की बैठक में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सभी सदस्यों से कहा कि ये जेपीसी की आखिरी बैठक है। बैठक के बाद मसौदा रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसे सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अध्यक्ष के बयान पर विपक्षी सांसदों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि उन्हें मसौदा कानूनों में बदलाव का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए, इसलिए जेपीसी के कार्यकाल का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वहीं कुछ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन लगाया और मामले में दखल देने की मांग की। लोकसभा ने समिति को सोमवार 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बता दें कि सदन का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है और इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की 25 बैठकें हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि यह बिल इस सत्र में पास हो पाएगा या विपक्ष के दबाव में एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जेपीसी पर गेंद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के पाले में आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष पर सभी की नजरें हैं, तो नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर भी टिकी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला था।
तो क्या है पूरा मामला और क्या है फैसला हाईकोर्ट का, देखिए इस रिपोर्ट में। कथित शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने जांच एजेंसी ईडी को उसका पक्ष रखने के लिए कहा। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रेबिका एम जॉन केजरीवाल की ओर से पेश हुए, तो वहीं एसजी तुषार मेहता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि केजरीवाल ने 20 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की अपील की थी। केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ संदिग्ध गवाहों के बयानों के आधार पर ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उस वक्त केजरीवाल सीएम पद पर थे। इसीलिए निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने ईडी को समन भेज दिया है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट का फैसला केजरीवाल के पक्ष में आएगा, लेकिन मणिपुर में कब केंद्र बड़ा फैसला लेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। राज्य में हिंसा थम नहीं रही है, अब अफस्पा को लेकर भी प्रदेश में टकराव दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा बढ़ने के बाद केंद्र सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएपीएफ की 8 और कंपनियां राजधानी इम्फाल भेजी गई हैं। वहीं प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। मणिपुर सरकार की कैबिनेट बैठक में सभी मुद्दों पर राय बटी रही। इस दौरान कुकी विधायकों ने पूरे राज्य में अफस्पा लागू करने की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले ही 6 थाना क्षेत्रों में अफस्पा लागू करने की घोषणा की थी, जिस पर अब मणिपुर के ही लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां प्रदेश के सामाजिक संगठन, स्थानीय गुट इसके विरोध में मार्च कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो 10 कुकी विधायकों ने पूरे राज्य में इसे लागू करने की मांग की है। विधायकों ने बताया कि 14 नवंबर 2024 के आदेशों के मुताबिक अफस्पा लागू करने के लिए तत्काल समीक्षा की जरूरत है, जिससे इसे बाकी 13 पुलिस क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सके। पिछले साल 3 मई से मैतेई की तरफ से लूटे गए 6000 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी के लिए पूरे राज्य में अफस्पा लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए ये कार्रवाई लंबे समय से रुकी है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी विधायकों के प्रस्ताव का विरोध किया है। आदिवासी विधायकों ने 7 दिनों के भीतर जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं बच्चों की जान लेने के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाने का आह्वान किया था, जिसे कुकी विधायकों ने सांप्रदायिक तौर पर विभाजनकारी बताया। बहरहाल मणिपुर सरकार ने राज्य में अशांति के चलते बंद की गई ब्रॉडबैंड सेवाओं को 3 दिन बाद बहाल कर दिया है। लोग जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। मणिपुर में हिंसा थमती नहीं दिख रही है, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी संघर्ष नहीं थम रहा, बल्कि इसके और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उससे रूस भड़का हुआ है। तो यूक्रेन की बिगड़ती हालत देख अमेरिका और यूरोप के देश कीव छोड़ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी युद्ध अब बेहद नाजुक मोड़ पर आ गया है। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन पर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि रूस ने ICBM के जरिए हमले की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका के पास भी ICBM को रोकने की क्षमता नहीं है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली अमेरिकी मिसाइलों का रूस पर प्रयोग करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदरूनी हिस्सों तक कई मिसाइल हमले किए गए। पहले यूक्रेन ने लंबी दूरी वाली अमेरिकी मिसाइल ATACMS से हमला किया। उसके बाद फ्रांस ब्रिटेन में बनी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का भी इस्तेमाल किया। वैसे रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, लेकिन इन हमलों से रूस बेहद नाराज है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु नीति में भी बड़ा बदलाव किया है, साथ ही परमाणु हमले की चेतावनी तक दे दी है। ऐसे में हर तरफ तीसरे विश्व युद्ध का डर दिखाई दे रहा है। और इस बीच अब रूस के यूक्रेन के निप्रो शहर पर ICBM मिसाइल से हमले की खबर डराने वाली है। रूस ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर निशाना साधा। इस बीच अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने कीव में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
सत्ता का नशा ऐसा होता है कि उसके नशे में आदमी अपने और पराये का भी फर्क नहीं कर पाता है। चिराग पासवान ने अपने चाचा को अब एनडीए से भी निकलवा दिया है। वही चाचा जिनका इस्तेमाल मोदी जी ने पिछली बार उन्हीं के खिलाफ किया था, उनके अच्छे दिन आए थे। अब चिराग जी के अच्छे दिन आए हुए हैं और आएंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास में 5 सांसद हैं। अब भाई ऐसे में अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।